everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet. I welcome back all of you on Gate Chemical Planet. So in today's session we will discuss last year MRPL paper which was held on 21st February 2021. MRPL का प्रीवियस ईयर का यहाँ पर हम पेपर डिस्कस करेंगे जो कि हुआ था टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए और डिप्लोमा केमिकल स्टूडेंट्स के लिए था ये पेपर। तो ये पेपर 2021 में बहुत लेट हुआ था और अब 2022 में ये पेपर होगा। तो जितने भी स्टूडेंट 2022 में ये पेपर देना चाहते हैं वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो केमिस्ट्री है वो आपके MRPL का पेपर हो, चाहे IOCL का पेपर हो या फिर HPCL का एग्ज़ाम हो, जो कि अभी होने वाला है 2022 में जो होगा 2021 में होगा सॉरी। तो उसके लिए जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए थे, केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे यहाँ पर, और स्टूडेंट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि केमिस्ट्री इतनी ईजी आएगी और इतने सारे क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के पोर्शन से आएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि जो 12th लेवल की केमिस्ट्री होती है, 11th में जो आपने पढ़ा होता है, 12th में जो पढ़ा होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर में बताऊंगी कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिक केमिस्ट्री के आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन मैं बताती हूँ आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड प्रेफिक्स फॉर द बेसिक यूनिट मेगा, कैपिटल M। जो हम मेगा यूज़ करते हैं, मेगा इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू हाउ मच वैल्यू, ये इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है। 10 to the power -3 होगा मेगा के कॉरस्पॉन्डिंग, 10 to the power -9 होगा, या 10 to the power 6 होगा, या 10 to the power 9 होगा। एक में -9 है और एक में 9 है। तो यहाँ पर अगर मेगा को हम देखें तो मेगा जो रिप्रेजेंट करता है वो 10 to the power 6 के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा सी ऑप्शन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है पिक आउट द इनकरेक्ट आंसर रिलेटेड टू एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर के रिस्पेक्ट में आपके ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है 6.0223 इंटू 10 to the power 23 से, और यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने 12, 10 to the power 12। तो क्वाइट ऑब्वियस है कि जो ऑप्शन बी है वो तो इनकरेक्ट है ही है। हम अदर ऑप्शन को देखते हैं कि अदर ऑप्शंस में ऐसा तो नहीं है कि वो भी उनमें से भी कोई गलत हो। तो यहाँ पे अगर मैं एवोगैड्रो नंबर के बारे में बताऊँ तो इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर ग्राम मोल, ये तो होता है एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम्स पर ग्राम एटम्स भी होता है, नंबर ऑफ आयंस पर ग्राम आयंस भी होता है। तो एवोगैड्रो नंबर जो है उसकी वैल्यू केवल यहाँ पर इन्होंने जो है वो रॉन्ग दी हुई है, वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन लोगों ने लास्ट टाइम पे ये पेपर दिया था वो अपने कमेंट जरूर करें कि उन्होंने ये आंसर किया था या नहीं किया था, और जो लोग अभी नए हैं 2021 में ये पेपर देने जा रहे हैं वो लोग अपना आंसर जो भी उनका पॉसिबल आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आपके कितने आंसर सही होने वाले हैं। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, द SI यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की SI यूनिट क्या होती है। तो जब आपने एलिमेंट्स पढ़े थे 9th में, ये पढ़ाया जाता है क्लास 9th में, आप लोग एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्स का जो SI यूनिट होती है वो होती है kg मोल्स में एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, केल्विन एंड सेंटीग्रेड। तो जो टेम्परेचर की डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, जैसे कि केल्विन एक यूनिट है टेम्परेचर की, सेंटीग्रेड एक यूनिट है, उनके बीच में जो उनका रिलेशनशिप है, करेक्ट रिलेशनशिप है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। टी जो है आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन -273.15। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर को चेंज करना होता है और हम बोलें कि 25
डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको दिया गया है, ठीक है। मैं केल्विन की बात कर रही हूँ, केल्विन में चेंज होगा वहाँ पे टेम्परेचर, तो हम 25 + 273.15 कर देते हैं, तो जो भी हमारा टेम्परेचर आता है वो केल्विन में चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने डिग्री सेल्सियस में पूछा है, डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा है इन्होंने, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो डिग्री सेंटीग्रेड में होगा वो क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू आपके पास टेम्परेचर की दी गई होगी केल्विन में वो आप रख देंगे और आप माइनस कर देंगे 273.15। तो ये दिस इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री सेंटीग्रेड एंड द केल्विन। ए ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, वो भी रिलेशन है टेम्परेचर का, और टेम्परेचर का रिलेशनशिप पूछ रहे कि हाउ मच डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको बताना है कि वो कितने डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी। आप इसको कन्वर्ट करके निकाल के अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देन 6th क्वेश्चन इज़ ऑन मोलारिटी। मोलारिटी की सीधी डेफिनेशन पूछी है इन्होंने। तो अगर हम मोलारिटी की डेफिनेशन की बात करें तो मोलारिटी की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में जो आपका सोल्यूट है उसके कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं वही होती है मोलारिटी, ठीक है। सिंपल, 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट के कितने ग्राम मोल्स प्रेजेंट हैं या नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो होती है आपकी मोलारिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत ही ईजी है। द सब्सटेंस विच डोनेट्स अ प्रोटॉन इज कॉल्ड। तो हमें पता है कि एसिड प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, तो एसिड होगा इसका आंसर। एसिड है, बेस है ऑप्शन में, कॉन्जुगेट बेस है, नीदर एसिड नॉर बेस है, तो यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर एसिड होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू 1 ml ऑफ लेमोनाइड, कह रहे हैं कि जब हम 1 ml लेमोनाइड में लिटमस सॉल्यूशन को ऐड करते हैं द सॉल्यूशन टर्न रेड, तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर कलर चेंज। कलर चेंज क्यों होता है, क्योंकि देखो भाई लेमोनाइड में क्या होता है, लेमोनाइड में सिट्रिक एसिड होता है और सिट्रिक एसिड की वजह से वो कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर होगा सिट्रिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन लेमोनाइड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा है, पढ़ने में बड़ा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये कह रहे हैं 2-3 ml ऑफ पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि KOH है, KOH के 3 ml हैं एंड इट इज़ एडेड टू अ ड्रॉप ऑफ फिनॉप्थलीन। इसमें हमने 1 ड्रॉप फिनॉप्थलीन ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, क्योंकि फिनॉप्थलीन इंडिकेटर होता है। तो जैसे ही हमने KOH के 3 ml सॉल्यूशन में उसको ऐड किया तो उसने कलर चेंज कर दिया और पिंक कलर का आ गया टू इट। अब ये कह रहे हैं इसमें अब हमने क्या ऐड किया, एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली अंटिल इट बिकम्स कलरलेस। अब हमने इसमें क्या कर दिया, हमने इसमें डाइल्यूट HCl धीरे धीरे ऐड कर दिया जब तक कि वो कलरलेस नहीं हो गया। तो सॉल्यूशन इज़ ट्रांसफर्ड टू अ पोर्सिलिन डिश। अब हमने उस कलरलेस सॉल्यूशन को एक पोर्सिलिन डिश में हमने ट्रांसफ़र कर दिया एंड अलाउड टू इवापोरेट फॉर ड्राइंग, और हमने उसको क्या कर दिया, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ताकि वो इवापोरेट हो जाए और वो ड्राई हो जाए। अब क्या हुआ, फाइनली द एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज वाइट डिपॉजिट ऑफ साल्ट पोटेशियम क्लोराइड KCl। फाइनली हमें क्या मिला, साल्ट मिला, KCl मिला। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिएक्शन हैपेंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एसिड था, एक हमारा बेस था, और क्या हुआ है यहाँ पे, वो दोनों जो है उन्होंने क्या किया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करी। तो यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस है इट इज़ दी एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
व्हाट हैपन, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहे प्रेसिपिटेशन हो रहा है, एस्टेरिफिकेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन अगर आपको नहीं भी आता है तो आप बहुत ही आसानी से ही इसका ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा है, एस्टेरिफिकेशन हो ही नहीं रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आपको कन्फ्यूजन था कुछ बच्चों को, तो ये प्रेसिपिटेशन तो नहीं हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, जहाँ पे एसिड बेस न्यूट्रलाइज होकर आपका क्या बना रहे हैं, आपके पास फाइनली एक साल्ट बन रहा है, साल्ट पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, और ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सी बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहे हैं लुईस एसिड, एन एग्जाम्पल ऑफ लुईस एसिड। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हैं ये IIT JEE के क्वेश्चन से भी बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो MRPL का पेपर देने बच्चे जा रहे हैं उनको क्या स्ट्रैटेजी अपनी तैयार करनी है कि जो अपनी बेसिक केमिस्ट्री हैं एटलीस्ट वो ज़रूर पढ़ के जाएं। अगर आपके पास बेसिक केमिस्ट्री के नोट्स नहीं हैं तो ये जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं बेसिक केमिस्ट्री के, ये मेरे नोट्स हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने क्लास 12th को पढ़ाया है तो उनके नोट्स हैं मेरे पास, ये आप ज़रूर पढ़ें। अगर आपको ये चाहिए तो मैं ये शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 10th, एन एग्जाम्पल ऑफ लुईस एसिड। ये कह रहे हैं लुईस एसिड का एग्जाम्पल बताओ। HCl नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, BF3 हम याद करते थे, ये BF3 जो है वो यहाँ पर बहुत ही आसान से आ गया कि BF3 जो है वो लुईस एसिड होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11th, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड जो होता है इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए हम हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर है इक्विवेलेंट वेट। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन बताओ कितना है, कितना नाइट्रोजन का परसेंटेज है NH4NO3 में। तो आप NH4NO3 का निकाल लो मॉलिकुलर वेट, और उसमें आप निकाल लो कि भाई 100 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो है आपका, उसमें तो अमोनियम नाइट्रेट का मास इतना है, तो आपका और उसमें अमोनिया इतनी प्रेजेंट है ना, तो हमारी जो टोटल 100 ग्राम में होगा कितना आपका अमोनिया नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो देन व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट द आंसर 35%। ठीक है, तो ये जो है मेरे ख्याल से ये तो क्लास 9th 10th 11th 12th में आप लोगों ने किसी ना किसी क्लास में ज़रूर पढ़ा है। ठीक है, तो मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें। क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने आंसर यहाँ से मैच करें, उनको एक प्रैक्टिस हो जाएगी। जितने भी लोग MRPL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही एक रामबाण वीडियो है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो लोग HPCL का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी HPCL का एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी ये वीडियो को ज़रूर देखें कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। HPCL में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका थोड़ा सा जो वेटेज होता है वो थोड़ा हाई होता है, टेक्निकल की तरफ ज़्यादा होता है। केमिस्ट्री भी आती है पर इतनी आसान आएगी ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन इस पेपर में आसान केमिस्ट्री आई हुई है। हम देख रहे हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। द एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास पूछा है केवल एक एटम का हाइड्रोजन का 1.67 × 10⁻27 kg होता है। हम काफ़ी बारी से याद भी कर चुके हैं। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे हैं मोलालिटी की बात हो रही है। मोलालिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 3.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये सिंपल पूछ रहे हैं, इन्होंने सिंपल ये पूछा है क्वेश्चन में। 500 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट के हैं और उसमें हमारे पास सॉल्यूट है सोडियम क्लोराइड, NaCl हमारा सॉल्यूट है, 3.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो ये कह रहे हैं मोलालिटी कितनी होगी, मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ये यहाँ पर इन्होंने मोलालिटी पूछी है। मोलालिटी को इन्होंने स्मॉल m से डिनोट किया हुआ है चारों ऑप्शन में। तो जो मोलालिटी होती है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होती है। मोलालिटी इक्वल्स टू ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कि सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं या ग्राम मोल्स प्रेजेंट हैं, वो कहलाती है मोलालिटी। मोलालिटी हमेशा सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में होती है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट हम वहाँ पर लेते हैं और यहाँ पे आधे ग्राम मतलब ½ kg में पूछी हुई है, यानी कि 500 ग्राम सॉल्वेंट में आपको बतानी है और सॉल्यूट के ग्राम्स दिए हुए हैं आपको। तो इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट
फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया है। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब आप इसको लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका आ जाएगा, आंसर आएगा आपका 0.1196 मोलर। ठीक है, मोलालिटी के लिए एम लगाया हुआ है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। इन अ सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, एक सॉल्यूशन है जिसमें कि 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैं और 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को डिज़ोल्व किया है 90 ग्राम ऑफ वाटर में। तो सबसे पहले जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए क्वेश्चन देखते साथ आप लोगों को कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर बनाएंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपके पास 36 ग्राम जो ग्लूकोज के हैं, ग्लूकोज सॉलिड होता है, वो सॉल्यूट है आपके पास, और 90 ग्राम जो है आपके पास वाटर है और वाटर सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको पता चल गया। फिर कह रहे हैं व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको दे दिया है और उसका पूछ रहे हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू होता है मोल्स डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स। तो यहाँ पे आप दोनों के मोल्स निकाल लीजिए और ग्लूकोज के मोल्स फाइंड कर लीजिए और आप निकाल लीजिए उसका मोल फ्रैक्शन। तो बहुत ही ईजी है। और यहाँ पर है 15 का आंसर होगा आपका 0.038। ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये नहीं आ रहा है तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, इस तरीके के आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय दी टोटल मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। ठीक है, N1 प्लस N2 इस तरीके का आपके पास हो जाएगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम मूव करेंगे। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट विच इज़ प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज़ कॉल्ड द नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे ये नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है। नॉर्मेलिटी इसका करेक्ट आंसर होगा। नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, यह है नॉर्मेलिटी। अब ये जो बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं ब्रास। ब्रास इज़ एन अलॉय ऑफ, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ब्रास जो होती है वो एक अलॉय होती है। हम सभी को पता है ब्रास एक अलॉय है। और ब्रास जो अलॉय होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो ब्रास जो होती है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। जिनको नहीं पता है वो जान सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स की जो अलॉयस होती हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लो कि ब्रास के अलावा और कौन कौन सी अलॉय होती हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस ब्रास पे ना के किसी और पे आ सकता है। ठीक है, तो ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। निकिल नहीं होता है, उसमें टिन भी नहीं होता है। कॉपर निकिल नहीं होता है, निकिल नहीं होता है। कॉपर तो होता है पर जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट कैपिटल X is given by the formula capital X equals to N2 divided by N1 plus N2। तो ये कह रहे हैं कि ये N रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो हमारे पास तो सिंपल, अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला दे दिया है, मोल फ्रैक्शन कैपिटल X इक्वल्स टू है N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। और N1 क्या है, मोल्स होंगे किसी एक सॉल्यूट के, और N2 क्या होंगे, मोल्स होंगे आपके सॉल्वेंट के। तो N1 प्लस N2 मिलके क्या बना देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन बना देंगे। और N2 क्या होगा, N2 अगर हम सॉल्वेंट को ले लें तो हमारे पास ये क्या निकल के आएगी, वैल्यू जो निकल के आएगी हमारे पास, ये नंबर ऑफ मोल्स ही तो है। नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे हमारे पास किसी एक सब्सटेंस के। तो यहाँ पे 18 का आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं अभी तक ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन जैसे जैसे हम टेक्निकल की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन जो है थोड़े टफ होते जाएंगे। तो आप ये बस सोचिए कि कोई भी पेपर होता है, चाहे वो MRPL का पेपर हो, चाहे वो HPCL का पेपर हो, हर पेपर का अपना एक पैटर्न डिसाइडेड होता है। ठीक है, और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पैटर्न से बहुत अलग पेपर
आ जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि पेपर अलग आ जाए, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि केमिस्ट्री जो है वो आनी है क्वेश्चंस पेपर में। इस तरह के जितने भी डिप्लोमा कैंडिडेट्स के पेपर अभी तक मैंने देखे हैं केमिस्ट्री, और कुछ पेपर्स में फिज़िक्स बहुत हद तक पूछी जाती है, डिफ्रैक्शन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, स्कैटरिंग पे क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो बच्चों ने पढ़े नहीं होते हैं, रिवाइज़ नहीं किए होते हैं, पढ़े होते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को, फिजिक्स को, जो आपकी बेसिक फिजिक्स है 11th-12th की, और जो आपकी केमिस्ट्री है उसको आप ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको नोट्स शेयर कर दूँगी। ठीक है, केमिस्ट्री के नोट्स मेरे पास हैं, सॉल्यूशन चैप्टर है क्लास 12th का। ठीक है, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। फिर ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो द एसआई यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी प्रेशर इज़। तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेशर क्या है। प्रेशर कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, मास होता है आपका, लेंथ होती है, वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। पर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से जो है वो डिराइव की जाती हैं। इसीलिए जो प्रेशर है या जो फोर्स है वो हमारे होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर जो प्रेशर है उसकी केवल यूनिट पूछ रहे हैं, कुछ नहीं पूछा है क्वेश्चन में इन्होंने। क्वेश्चन पूछने का तरीका इस तरीके का है कि जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए कि डिराइव्ड क्वांटिटी है तो ऐसा तो नहीं है कि डिराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो नहीं होगी, अलग होगी। या प्रेशर अगर डिराइव्ड क्वांटिटी बता दिया तो जूल तो नहीं होगी उसकी यूनिट, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो प्रेशर है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे आपका लेंथ है, आपका है ना, आपका मास है, ये सारी होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और जो डिराइव्ड क्वांटिटी है प्रेशर है, वो प्रेशर की यूनिट हमें सभी को पता है कि पास्कल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर की यूनिट पास्कल होगी। न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है, कूलम्ब जो है वो चार्ज की यूनिट है, जूल नहीं है, एनर्जी की यूनिट है जूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि पास्कल ही इसकी यूनिट है। पास्कल एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने पास्कल लॉ बनाया था, और उन्हीं के नाम पर प्रेशर की यूनिट पास्कल भी होती है। ठीक है, दी एसआई यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी प्रेशर। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कि स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो सकते थे। कैडिला इज दी एसआई यूनिट ऑफ। अभी कह रहे हैं कैडिला किसकी है एसआई यूनिट। कैडिला एसआई यूनिट होती है। ठीक है, और किसकी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर में देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है, और डेंसिटी की क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब होती है। तो यहाँ पे जो एक बच रहा है कैडिला, उसकी वो किसकी यूनिट होगी, एसआई यूनिट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है कैडिला। तो यहाँ पर आज के लिए मैं केवल 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगी, और कल जो मेरा वीडियो आएगा उसको भी मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इस सीरीज़ के अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम MRPL का प्रीवियस ईयर का पेपर 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं वो बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री से आए हैं। बेसिक केमिस्ट्री को आप थोड़ा सा रिवाइज करके जाइएगा। जब भी आप HPCL का पेपर देने जाते हैं, MRPL IOCL किसी का भी आप पेपर देने जाते हैं, डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए हैं, तो वो अपनी बेसिक केमिस्ट्री को पढ़कर ज़रूर जाएँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो 11th-12th वाली है उसको ज़रूर पढ़कर जाएँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और कल मिलते हैं।